हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिश से इश्क भाग 43 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्लब के शोर शराबे और धड़कते संगीत से दूर एक अंधेरे कोने में मोना बैठी थी। उसके सामने मेज पर खाली गिलासों की कतार लगी थी। उसकी आंखें शराब और आंसुओं के मेल से गहरी लाल हो चुकी थी। उन आंखों में आज वो घमंड नहीं था जिसके लिए वो मशहूर थी, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। मोना कोई आम लड़की नहीं थी, वो विक्टर जैसे खूंखार गैंगस्टर की बेटी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी बारूद और बंदूकों के साए में गुजारी थी, लेकिन खुद को हमेशा उस काली दुनिया से दूर रखा था। वो कभी नहीं टूटी, कभी नहीं झुकी, लेकिन आज आज वो बिखर गई थी और उसकी इस बर्बादी की वजह सिर्फ एक ही शख्स था, उसका एमजे। मोना ने कांपते हाथों से गिलास उठाया और एक ही घुट में कड़वी ड्रिंक हलक के नीचे उतार ली। वो धीमी आवाज में खुद से ही बातें करने लगी, जैसे अपनी आत्मा को जवाब दे रही हो। मोना लड़खड़ाती आवाज में बोली, कमबख्त, ये दिल भी कितना अजीब है। जिसके लिए धड़कता है वही इसे दर्द पर दर्द दिए जा रहा है। 18 साल, 18 साल एमजे, पूरे 18 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। 18 साल कम नहीं होते। उसने एक दर्दनाक हंसी हंसते हुए अपनी लाल आंखों को साफ किया और बोली, राम जी का बनवास तो 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन मेरा बनवास तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तुमसे प्यार की एक बूंद मांगी थी, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक कतरा भी नहीं है। क्यों क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? मोना के दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था जब उसने मृत्युंजय को नैना के लिए रोते, गिड़गिड़ाते और बिखरते देखा था। जिस मृत्युंजय को दुनिया पत्थर दिल और बेरहम कहती थी, वह एक मामूली लड़की के लिए कितना कमजोर हो गया था। मोना सिसकते हुए बोली, क्या है उस नैना में जिस पर तुम इतने टूट गए? मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए इस तरह तड़पते नहीं देखा। उस दिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगा जैसे जैसे मैं अपने एमजे को नहीं, बल्कि किसी और को देख रही हूँ। तुमने मेरी 18 साल की तपस्या को एक पल में राख कर दिया एमजे, एक पल में। वहीं 3-4 आवारा और रईसजादे लड़के जिनके चेहरे पर अयासी साफ झलक रही थी, अपनी टेबल पर बैठे मोना को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उनकी आंखों में वह दरिंदगी थी जो किसी अकेली और नशे में धुत लड़की को देखकर जाग जाती है। वो अपनी विस्की की गिलास अपने होठों से ऐसे लगा रहे थे जैसे वो शराब नहीं, बल्कि मोना की खूबसूरती का घुट भर रहे हो। उनकी गंदी और गहरी नज़रें मोना के चेहरे से लेकर उसकी कांपती उंगलियों तक टिकी हुई थी। एक लड़का कमीनी मुस्कान के साथ कहा, देख रहे हो भाई, क्या चीज़ है यार, इतनी कड़वी शराब भी इसके सामने फीकी लग रही है। दूसरा लड़का गिलास घुमाते बोला, अकेली है और टूट चुकी है, यही तो सही वक्त है उसके पास जाने का। आज रात तो महफिल अपनी होगी। ये कहते हुए उन सभी के चेहरे पर वहसी मुस्कान थी। वहीं वीर ने एक बहुत ही गहरी और भारी सांस ली और क्लब के चमकते हुए दरवाजे को पार किया। अंदर कदम रखते ही कान फाड़ देने वाले संगीत और तेज लाइट्स ने उसका स्वागत किया। वीर को बचपन से ही शोर शराबा और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जरा भी पसंद नहीं थी। वो मन ही मन बोला, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। ये धुआं, ये शोर, सच कहते हैं मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज अपनी गुड़िया के लिए मुझे वो सब करना पड़ रहा है जिससे मैं पूरी जिंदगी भागता रहा। उसने खुद को संभाला और अपनी बाज जैसी नज़रें पूरे क्लब में दौड़ानी शुरू की। वीर को चिढ़ती हुई उसकी नज़रें उस अंधेरे कॉर्नर पर जाकर ठहर गई जहां मोना बैठी थी। वहां का नज़ारा देखकर वीर का दिल एक पल के लिए पसीज गया। मोना जो हमेशा घमंड और अकड़ में रहती थी, आज अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर शराब के गिलासों में अपना गम ढूंढ रही थी। उसकी बिखरी हुई जुल्फें और उसकी लाल आंखें साफ बता रही थी कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी है। वीर के कदम जैसे जैसे उसकी टेबल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसका दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाते हुए, शांत रह वीर, अगर तूने जरा भी प्लान किया ना तो पक्का रायता फैल जाएगा।
जो हो रहा है बस होने दे, बिना दिमाग चलाए बस सामने बैठ जा। उसने एक लंबी सांस ली और बड़े आराम के साथ ठीक मोना के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। मोना ने अपनी धुंधली और लाल आंखों से एक तिरछी नजर सामने बैठे शख्स पर डाली। उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गई। वह मन ही मन बोली, ये तो नैना का भाई है। ये वीर रघुवंशी यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? क्या ये भी मुझे नीचा दिखाने आया है? लेकिन मोना इस वक्त इतनी टूट चुकी थी और शराब के नशे में इतनी चूर थी कि उसके पास बहस करने की ताकत नहीं थी। उसने वीर को पूरी तरह इग्नोर किया, जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं, और अपना ग्लास उठाकर फिर से कड़वी शराब अपने हलक के नीचे उतारने लगी। वीर भी वहीं आराम से सोफे पर पसरा हुआ उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी। तभी एक वेटर वहाँ आया। वीर अपनी भारी आवाज़ में कहा, एक हार्ड विस्की विदाउट आइस। मुझे आज रात करवाहट का असली मजा लेना है। वेटर सिर झुकाकर चला गया। फिर वीर ने अपनी नज़रें मोना के चेहरे पर टिका दी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा रहा, जिसे सिर्फ क्लब का शोर ही काट रहा था। वीर देख रहा था कि मोना का हाथ और होठ काँप रहे हैं। वह अचानक बोला, सुना था कि तुम किसी के सामने नहीं झुकती, लेकिन आज तो तुम खुद अपने ही गम के बोझ तले दबी जा रही हो। ऐसा भी क्या दर्द है जिसके लिए शराब का सहारा लेना पड़े? लगता है मैडम का दिल टूटा है किसी के प्यार में। मोना का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने झटके से अपना सिर उठाया और अपनी जलती हुई आंखें वीर की आंखों में डाल दी। वो झल्लाते हुए बोली, अपनी जुबान को लगाम दो रघुवंशी। तुम क्या जानो प्यार और इंतजार की कीमत? वीर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो चीज़ अपनी ना हो उसके पीछे भागना बेवकूफ़ी है, और तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं लगती मिस मोना। मोना खामोश हो गई और वह अपनी नज़रें फेर लेती है, क्योंकि उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आज वह बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं थी। उसने अपना गिलास वापस उठाया और पीने लगी। वीर ने भी आगे कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। जैसे ही मोना को महसूस हुआ कि वीर की सख्त नज़रें उसी पर जमी हैं, उसे बहुत अजीब लगा। उसने भी हार नहीं मानी और अपना गिलास मेज पर पटक कर अपनी नज़रें सीधे वीर की आंखों में डाल दी। दोनों खामोश थे, पर उन आंखों में टसन साफ झलक रहा था, जैसे कोई जंग हो कि कौन पहले अपनी पलक झपकाएगा। वीर के चेहरे पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी, जो इस वक्त मोना को किसी जहर की तरह चुभ रही थी। मोना ने अपने दांत पीसे और गुस्से से बोली, क्या है? कब से मुझे घूरे जा रहे हो? क्या यह मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वैसे भी तुम रघुवंशियों को तो पुरानी आदत है दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखने की। जाओ यहाँ से। वीर ने बड़े आराम से अपनी विस्की का एक घूंट भरा और बिना पलक झपकाए ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद अपनी हालत देखकर अपना मजाक बना रही हो। एक गैंगस्टर की बेटी जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, वो आज अपनी हस्ती शराब में डुबो रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह सुनते ही मोना और भी चिढ़ गई। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां उठने लगी। उसने मेज पर झुककर वीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की तो। और वैसे भी तुम्हें इस पूरे क्लब में और कोई जगह नहीं मिली जो तुम मेरे सामने आकर बैठ गए। तुम्हारी उस बहन नैना का चेहरा याद करके ही मेरा दिमाग खराब रहता है। अब क्या तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखकर अपना पूरा मूड बर्बाद करूं? वीर की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह बोला, मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले उसे साफ कर लो। और जहाँ तक मेरे चेहरे की बात है, तो शायद तुम्हें यह चेहरा एक दिन सुकून जरूर देगा, जब तुम मेरी बहन नैना के साथ अपने एमजे को देखोगी, साथ में हमेशा के लिए। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुनते ही मोना की आंखों में गहरा दर्द उतर आया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर तैरने लगे। वीर को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या ही बोल दिया। वह कुछ आगे कहता, तभी वही आवारा लड़कों का झुंड, जो कब से दूर से भूखे भेड़ियों की तरह देख रहे थे, मोना की टेबल के पास आ धमके। एक लड़का गंदी मुस्कान के साथ कहा, क्यों?
ब्यूटी क्वीन, इतनी हसीन रात और अकेले अकेले जाम, ये तो नाइंसाफ़ी है। हमसे कहो, हम तुम्हें ऐसी कंपनी देंगे कि तुम अपनी सारी तन्हाई भूल जाओगी। मोना ने झटके से अपनी लाल आंखें ऊपर की। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर शराब की असर की वजह से वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए बोली, गेट आउट, अपनी औकात में रहो, वरना मेरे डैड तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। लड़का जोर से हंसा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। डैड को छोड़ो जानू, फिलहाल तो हम हैं ना। जैसे उनमें से एक लड़के ने अपना हाथ बढ़ाकर मोना के कंधे को छूने की कोशिश की, वीर की दहाड़ पूरे क्लब की संगीत को चिरती हुई गूंजी। वो खौफनाक और भारी आवाज में कहा, हिम्मत भी मत करना। अगर तुम्हें अपने हाथ प्यारे हैं तो इसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना जो हाथ उठेगा वो वापस कंधे से नहीं जुड़ेगा। मोना ने अपनी धुंधली और नशे से भरी आंखों से वीर को देखा। वो हैरान थी। जो इंसान अभी उसे ताने दे रहा था, अब वो एक अलग ही रूप में नजर आ रहा था। पर नशे के असर में उसने फिर से अपना सिर झटक दिया और पीने लगी। वे लड़के जो शराब और अपने बाप के पैसों के नशे में चूर थे, वीर की तरफ मुड़े। लड़के ने कहा, कौन है रे तू? बड़ा बॉडीगार्ड बन रहा है? बीच में मत आ, वरना यहीं गाड़ देंगे। जा यहाँ से, अपना रास्ता नाप। वीर अपनी जगह से उठा। उसकी लंबाई और उसकी पर्सनैलिटी ने उन लड़कों को बौना साबित कर दिया। उसने बड़े इत्मीनान से अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर फोल्ड की। उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीमी और ठंडी आवाज में कहा, मैं कौन हूँ ये तो तुम्हारी हड्डियाँ टूटने के बाद तुम्हें समझ आएगा, पर फिलहाल इतना जान लो, तुमने आज गलत मेज और गलत मर्द को चुन लिया है। उन आवारा लड़कों ने वीर की चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया और जैसे ही मोना की तरफ बढ़े, वीर ने एक झटके में उस लड़के की कलाई को ऐसे दबोचा कि पूरे क्लब के शोर में हड्डियों के चटकने की आवाज़ गूंज गई। वो लड़का दर्द से बुरी तरह चीख पड़ा। मोना जो शराब के नशे में अपनी शुद्ध बुद्ध खो रही थी, उस भयानक चीख से अचानक होश में आई। उसने अपनी फटी फटी आंखों से देखा, सामने वीर रघुवंशी था, जिसका चेहरा इस वक्त किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। वह उस लड़के की कलाई को ऐसे मरोड़ रहा था जैसे कोई मामूली फूल को मसल रहा हो। उस लड़के के बाकी दोस्त वीर की तरफ लपके, लेकिन वीर की एक खौफनाक नज़र ही उन्हें रोकने के लिए काफ़ी था। शोर सुनकर क्लब के बाउंसर और बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए वहां पहुंचे। वीर ने उस लड़के को झटके से दूर फेंका और बॉडीगार्ड्स की आंखों में आंखें डालकर अपनी कड़क आवाज में बोला, इन कचरों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना याद रखना, तुम्हारा ये क्लब कल सुबह का सूरज देखने के लिए तरस जाएगा। वीर रघुवंशी यहाँ खड़े खड़े तुम्हारे इस धंधे को मिट्टी में मिला सकता है। रघुवंशी नाम सुनते ही क्लब में मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई। उन लड़कों का नशा तो पल भर में ही हिरन हो गया। उनकी आवाज़ हलक में ही फंस गई। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वे वीर रघुवंशी से उलझ रहे थे। वे गिड़गिड़ाते हुए और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से 9-2-11 हो गए। मोना ये सब देख रही थी, लेकिन उसे जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद को संभाला, अपने बिखरे बाल ठीक किए और बिना वीर की तरफ देखे लड़खड़ाते कदमों से क्लब के बाहर निकलने लगी। वीर उसे जाते हुए देखता रहा और चिढ़कर बुदबुदाया, अजीब लड़की है, कितनी घमंडी है, जान बचाई, इज्जत बचाई, पर एक थैंक यू तक नहीं बोला। देखो कैसे इग्नोर करके जा रही है, जैसे मैं कोई वेटर हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी शर्ट के बटन ठीक किए। वो जानता था कि मोना इस वक्त होश में नहीं है और बाहर रात का अंधेरा गहरा है। वह दबे पांव मोना के पीछे पीछे चल दिया। क्लब के बाहर की ठंडी हवा भी मोना के नशे को कम नहीं कर पा रही थी। वीर ने देखा कि मोना लड़खड़ाते कदमों से अपनी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां काँप रही थी और चाबी बार बार हाथ से छूट रही थी। वीर ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और एक गहरी सांस ली, जैसे वो खुद से कह रहा हो, इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। इससे पहले कि मोना अपना संतुलन खोकर पीछे पत्थर की सड़क पर गिरती, वीर ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने अपनी मजबूत बाहों को मोना की कमर के चारों तरफ घेरा और उसे गिरने से बचा लिया। अचानक जैसे पूरी दुनिया ठहर गई। क्लब का संगीत, गाड़ियों का शोर, सब कुछ सुन्न हो गया।
पहली बार वीर को अपने सीने के अंदर अपनी ही धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई। उसने आज तक किसी लड़की को इतने करीब से नहीं छुआ था और मोना के बालों से आती कड़क विस्की और उस महंगे परफ्यूम की मिली जुली खुशबू उसके दिमाग पर चढ़ने लगी। वही मोना को भी एक ऐसी फीलिंग आई जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। मृत्युंजय ने तो उसे कभी अपने साय के करीब भी नहीं भटकने दिया था। एमजे का चेहरा हमेशा पत्थर की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडा रहता था, जहां मोना को कभी अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज वीर की बाहों की गर्माहट और उसकी धड़कन ने मोना के अंदर कुछ हिला कर रख दिया था। लेकिन अगले ही पल नशे की करवाहट उसके दिमाग पर फिर हावी हो गई। उसने झटके से वीर को पीछे धकेला और अपनी लाल आंखें फाड़कर उससे देखने लगी। वह गुस्से और लड़खड़ाती आवाज में बोली, हटो, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मौका मिला नहीं कि तुम मेरे करीब आने लगे। तुम रघुवंशियों का यही काम है क्या? दूसरों पर डोरे डालना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हीरोगिरी में आ जाऊंगी? वीर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें अब गहरी और सख्त हो गई थी। मोना ने फिर कहा, सुन लो कान खोलकर, मैं सिर्फ अपने एमजे की हूँ। मेरा एमजे सिर्फ मेरा है। जैसे तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो ना, वैसे ही तुम्हारी वो बहन नैना मेरे एमजे को फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम भाई बहन मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो ना? मोना की कड़वी बातें सुनकर वीर के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक झटके में मोना की दोनों कलाइयां पकड़ी और उसे उसकी ही कार से सटा दिया। वीर का चेहरा मोना के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें मोना के गालों को छू रही थी। मोना की तो जैसे सांसी हलक में अटक गई। वीर की आंखों में इस वक्त जो खूंखार चमक थी, उसने मोना के सारे नशे को एक पल में उड़ा दिया। उसकी धड़कनें किसी नगारे की तरह बजने लगी। वीर दांत पिसते हुए और बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या लगा रखा है ये? मेरा एमजे, मेरा एमजे? कहाँ था तुम्हारा वो एमजे? अभी कुछ देर पहले जब क्लब के अंदर वो आवारा लड़के तुम्हारी आबरू से खेलने की कोशिश कर रहे थे, तब आया था तुम्हारा वो एमजे तुम्हें बचाने। अगर मैं वहाँ नहीं होता ना, तो आज तुम उन लड़कों के बिस्तर की शोभा बनी होती। तब क्या करती तुम? तब भी तुम ऐसे ही अपने एमजे पुराण गाती। मोना एक टक वीर को देख रही थी। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वीर का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वीर ने कहा, मैंने तुम्हें बचाया। मेरा एहसान मानने और थैंक यू बोलने की बजाय तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुम पर डोरे डाल रहा हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि किससे और क्या बात करनी है? तुम्हारी नफरत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क भी नजर नहीं आता। दिल तुम्हारा तोड़ा तुम्हारे एमजे ने और इल्जाम मेरी बहन पर लगा रही हो। गुस्सा किसी और का मुझ पर उतार रही हो। समझ क्या रखा है मुझे तुमने? मैं चुपचाप तुम्हारी करवाहट सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बकवास किए जाओ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा मेरी बहन का नाम लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोना पूरी तरह से सकपका गई थी। वीर की गहरी लाल आंखें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। वह दोनों इतने करीब थे कि हवा का गुजरना भी मुश्किल था। वीर की पकड़ उसकी कलाइयों पर इतनी सख्त कि मोना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। वो धीमी और कांपती आवाज में बोली, वीर रघुवंशी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही वीर को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में मोना को जरूरत से ज़्यादा जोर से जकड़ रखा है, उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। वह पीछे हटते हुए कहा, चुपचाप गाड़ी में बैठो। तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ना मेरे संस्कार नहीं है। वह ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग को मजबूती से थामे मोना का इंतजार कर रहा था। बाहर खड़ी मोना जैसे किसी गहरे सदमे में थी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। आज पहली बार किसी ने उस पर इतना हक जताया था। यह वही अधिकार था जिसे वो 18 साल से मृत्युंजय की आंखों में ढूंढ रही थी, पर वहाँ उसे सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक मिली। वीर ने गुस्से में जोर से हॉर्न बजाया, जिसकी गूंज से मोना की तंद्रा टूटी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो वीर के साथ जाना चाहती है या नहीं, पर उसकी लड़खड़ाती देह और भारी मन ने उसे पैसेंजर सीट की तरफ धकेल दिया।
गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, पर अंदर एक भारी सन्नाटा पसरा था। तभी मोना की दबी हुई आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए निकली। वो बिखरे स्वर में बोली, 18 साल, पूरे 18 साल मैंने एमजे का इंतज़ार किया है वीर। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर उसने मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा जैसा मैं उसे देखती आई हूँ। डैड ने उससे वादा लिया था मेरी वजह से। उसने हाँ भी कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। वीर ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर और भी सख्त हो गई। मोना सिसकते हुए बोली, मैंने सोचा था कि जब हमारी शादी होगी तो उसके बाद एमजे को मुझसे प्यार हो जाएगा, पर उसने तुम्हारी बहन से शादी कर ली। उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने के बाद भी अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो शायद कभी मेरा था ही नहीं और ना मेरा कभी हो पाएगा। लेकिन मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं सकती। वो मेरा पहला प्यार है। कैसे कोई अपना पहला प्यार और हक छोड़ दे। वीर ने अचानक जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके के साथ सड़क के किनारे रुकी। वो धीरे और गहरी आवाज़ में बोला, पहला प्यार और हक। मोना, प्यार वो होता है जो दोनों तरफ से हो। जो एक तरफ से हो उसे जिद कहते हैं। और जहाँ तक बात हक की है तो हक मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। मिस्टर रनावत ने तुम्हें कभी वो हक दिया ही नहीं, तो तुम उसे अपना हक कैसे कह सकती हो। मोना की आंखों में फिर से नमी तैर गई। वो अपनी नज़रें फेर ली। वीर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। वह मोना का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी उंगलियां मोना की ठुड्डी पर थी और नज़रें सीधे उसकी नम आंखों में। वह बोला, और हाँ, और क्या कहा तुमने? पहला प्यार। पहला प्यार आखिरी तो नहीं होता, मोना धीरे से बोली। मेरे लिए तो आखिरी है। वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन इस बार उसमें तंज नहीं, सुकून था। वह बोला, नहीं, तुमने उसे आखिरी मान लिया है, क्योंकि तुम प्यार नहीं कर रही हो, तुम बस जिद कर रही हो अपने एमजे को पाने की। तुमने कभी अपनी नज़रों को एमजे के चेहरे से हटाया ही नहीं, कभी अपना दिल किसी और के लिए खोला ही नहीं। एक बार अपनी रूह की खिड़कियां खोलकर इस खुली हवा को महसूस तो करो। तुम्हें पता चलेगा कि एमजे के परे भी एक खूबसूरत दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी धड़कनें सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए और शायद किसी और के लिए भी धड़क सकता है। मोना एक टक उससे देखती रही, लेकिन उसने आगे बिना कुछ कहे अपनी नज़रें फेर ली और खिड़की से बाहर भागती हुई रोशनी को देखने लगी। वीर ने भी एक लंबी सांस ली और गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। कुछ देर में रनावत मेंशन के भारी लोहे के गेट के सामने वीर की कार एक झटके के साथ रुकी। मोना ने अपनी भारी पलकें उठाई और एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने एक पल के लिए अपनी गर्दन घुमाई और वीर की आंखों में झांका। बिना एक शब्द कहे मोना कार से बाहर निकल गई। उसके कदम अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे। वीर ने अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया। वह बस उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह मेंशन के बड़े दरवाजे के पीछे ओझल नहीं हो गई। वह अकेले में बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं, पर आज पहली बार मुझे इस लड़की पर तरस आ रहा है। पागल है, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल। वीर ने एक ठंडी आह भरी, गियर बदला और अपनी गाड़ी अंधेरी सड़क पर दौड़ा दी। वही मोना जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंची। जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ाई, उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वह वहीं दरवाजे के सहारे जमीन पर ढह गई। वह फुट फुट कर रोते हुए, क्यों, आखिर क्यों, क्यों मुझे मेरा प्यार नहीं मिला? क्यों एमजे मेरा नहीं हो सकता? क्या कमी है मुझ में? आज वो एक घमंडी मोना नहीं थी जो नैना को हमेशा नीचा दिखाती थी। आज वो सिर्फ एक टूटी हुई लड़की थी जिसका 18 साल का इंतजार एक पल में राख हो गया था। वह जोर जोर से रो रही थी, जैसे उन आंसुओं के साथ वो अपने दिल के उस सारे जहर और दर्द को बाहर निकाल देना चाहती हो जो उसने सालों से पाल रखा था। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। आज पहली बार उसने अपना दिल खोलकर रख दिया था। रनावत मेंशन के भव्य कमरे की खिड़की से छन कर आती सुबह की सुनहरी धूप ने जब नैना के मासूम चेहरे को छुआ तो उसकी पलकें धीरे से झपकी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक सुखद गर्माहट का एहसास हुआ। उसने देखा कि वह मृत्युंजय की फौलादी बाहों में पूरी तरह कैद है।
नैना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दौड़ गई। आज पहली बार वह अपने मिस्टर रनावत से पहले जाग गई थी। महापूजा की तैयारी के लिए उसे जल्दी उठना था, पर मृत्युंजय को इतने सुकून से सोता देख उसका मन वहीं ठहर गया। वह मन ही मन मुस्कुराई। चलो, कम से कम सोते हुए तो मेरे खरूस मिस्टर रनावत को इस बात का एहसास है कि मुझे बाहों में लेकर इन्हें कितनी शांति मिलती है। कितना मासूम लग रहा है मेरा शेर। तभी अचानक उसकी नज़रें मृत्युंजय के तरासे हुए होठों पर जाकर टिक गई। उसे याद आया कि होश में तो मृत्युंजय अक्सर अपनी भावनाओं पर पत्थर की दीवार खड़ी कर लेता है। वह मुस्कुराते हुए बोली, होश में तो आप मुझे किस करने से रहे, तो क्यों ना सोते में ही अपनी ये हसरत पूरी कर लूं। नैना धीरे से मृत्युंजय के चेहरे के करीब झुकी। जैसे उसके होठ मृत्युंजय के होठों को छूने ही वाले थे, पल भर में पासा पलट गया। मृत्युंजय, जो शायद पहले ही जाग चुका था, उसने झटके से नैना की कमर को पकड़ा और उसे बिस्तर पर पलट दिया। अगले ही पल नैना नीचे थी और मृत्युंजय उसके ऊपर। उसकी आंखों में गहराई से झांक रहा था। नैना का चेहरा ही सफ़ेद पड़ गया। उसे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि उसके मिस्टर रनावत जाग रहे हैं। वहीं मृत्युंजय भारी और मदहोश आवाज़ में कहा, क्या करने की कोशिश करी थी स्वीटहार्ट? चोरी छिपे वार करना रनावत खानदान की बहू को शोभा नहीं देता। नैना की धड़कनें तेज हो गई, पर उसने नजरें नहीं झुकाई। उसने अपनी कोमल बाहें मृत्युंजय की गर्दन में लपेट ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, चोरी नहीं मिस्टर रनावत, मैं तो बस अपना हक जता रही थी, और क्या करना चाहती थी वो अभी बताती हूँ। इससे पहले कि मृत्युंजय कुछ समझ पाता, नैना ने अपनी पलकें मूंद ली और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मृत्युंजय पहले तो ठिठका, पर नैना की दीवानगी ने उसके अंदर के बांध को तोड़ दिया। उसने नैना के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा और उसे बड़ी शिद्दत से बैक किस करने लगा। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी बढ़ती धड़कनों का शोर था। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहा। कमरे की हवा उन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों से जैसे ठहर सी गई थी। नैना और मृत्युंजय एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जैसे किसी ने जलती हुई आग पर बर्फ डाल दी हो। दोनों झटके से एक दूसरे से दूर हुए। मृत्युंजय की सांसें तेज थी और नैना का चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो चुका था। नैना ने अपने बिखरे बाल संभाले और अपनी शरारती आंखों से मृत्युंजय को देखा, जो अपनी भावनाओं को फिर से खामोशी की चादर में लपेटने की कोशिश कर रहा था। नैना मुस्कुराते हुए और मृत्युंजय को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर रनावत, आपके अंदर तो आज जज्बातों की ज्वालामुखी फटी हुई है, पर आप जताते नहीं हैं। देखिए तो कैसे मेरे एक छोटे से किस में पूरी दुनिया भूल गए थे आप। नैना के इस सीधी बात पर पहली बार बुरी तरह शक पका गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरा और अपना सिर धीरे से हिलाया, मानो अपनी ही हालत पर यकीन न कर पा रहा हो। वह हल्की झुंझुलाहट के साथ कहा, जाओ, जाकर पहले दरवाज़ा खोलो। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सिर्फ खराब ही रहता है। बेकार की बातें मत करो। अपनी घबराहट छुपाने के लिए उसने जल्दी से अपना तौलिया उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधे वॉशरूम के अंदर घुस गया। नैना उसे जाते देख खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे ही नैना ने दरवाज़ा खोला, सामने मेघा खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता और मुस्कान दोनों थे। उसने नैना की बिखरी हुई हालत को गौर से देखा और समझ गई कि अंदर क्या चल रहा था। वो हंसते हुए बोली, नैना, तुम अभी तक सो रही हो? नीचे पूजा शुरू होने वाली है और पंडित जी भी आ चुके हैं। अगर तुम जल्दी तैयार होकर नीचे नहीं पहुंची तो दादी का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और तुम तो जानती हो ना कि आज की पूजा कितनी अहम है। नैना ने कहा, अरे नहीं भाभी, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। बस 15 मिनट दीजिए, मैं और मिस्टर रनावत दोनों साथ नीचे आएंगे। मेघा सिर हिलाते हुए नीचे की तरफ चली गई। वहीं नैना अपनी अलमारी की तरफ दौड़ी। रनावत मेंशन में पूजा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। फूलों की खुशबू और धूप बत्ती के धुएं ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया था। वीर, अगस्त, नैरा, काव्या और अदिति, पूरी चौकड़ी वहां मौजूद थी। जैसे ही अगस्त की नजरें अदिति पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक शरारती चमक दौड़ाई।
अदिति आज पीले रंग की सूट में बिल्कुल सादगी की मूरत लग रही थी। अगस्त उसे एकटक घूर रहा था, जिससे अदिति असहज होकर अपनी पलकें झुका रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। अगस्त धीरे से अदिति के करीब सरका और झुककर उसके कान के पास बहुत ही मखमली आवाज में फुसफुसाया, क्या बात है मेरी छिपकली, आज तो क़यामत ढा रही हो। मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जी भरकर प्यार करूं, लेकिन अफसोस ना अभी वो माहौल है और ना ही दस्तूर। तो क्यों ना आज रात मिले, मैं अपनी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर लूँगा। अगस्त की इस बेबाक बात को सुनकर अदिति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आओ देखा न ताव अपनी कोहनी जोर से अगस्त के पेट में दे मारी। अगस्त मुंह सिकुड़ते हुए कहा, आउच, जालिम, प्यार का ऐसा जवाब। अदिति गुस्से और शर्म के साथ बोली, बेशरम, थोड़ी तो शर्म करो मिस्टर अगस्त, हम यहाँ पूजा में आए हैं और तुम्हें इस वक्त भी सिर्फ रोमांस सूझ रही है। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। अगस्त हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, अब क्या मैं पड़ोस वाली से रोमांस करूँगा? अपनी होने वाली बीवी से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? और सुनो, कल से केस की हियरिंग शुरू हो रही है, फिर मैं बहुत बिजी हो जाऊँगा, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। पूजा खत्म होने के बाद हम सीधे डेट पर चल रहे हैं। अदिति ने उसे घूर कर देखा, पर उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर इस डेट के लिए रेडी थी। वहीं हॉल में जैसे ही मोना ने कदम रखा, वक्त जैसे थम सा गया। आज वो बोल्ड और बिंदास मोना नहीं थी, बल्कि सादगी की एक ऐसी मूरत थी जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। उसने एक खूबसूरत चूड़ीदार सलवार सूट पहना था, बाल खुले छोड़ रखे थे और माथे पर एक नन्ही सी बिंदी, बस इतना ही काफ़ी था। आज ना कोई डार्क लिपस्टिक थी, ना ही कोई भारी आईलाइनर। उसका चेहरा धुला हुआ और मासूम लग रहा था। जैसे ही वीर की नज़र उस पर पड़ी, उसके सीने के अंदर एक जोरदार हलचल मच गई। उसकी धड़कनें किसी नगारे की तरह बजने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो आफत समझता था, वो सादगी में इतनी हसीन लगेगी। वीर उसे बस एकटक देखता ही रह गया। उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया और पलकें झपकाना जैसे वो भूल ही गया हो। अगस्त, काव्या, सौर और नैरा ने जब वीर की फटी फटी आंखों का पीछा किया तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगस्त वीर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ भाई, संभाल खुद को, वरना लोग समझेंगे कि वीर रघुवंशी को किसी ने सम्मोहित कर लिया है। मुंह तो बंद कर। मोना ने जैसे ही वीर की नज़रों को महसूस किया, उसे कल रात की हर एक बात बिजली की तरह याद आ गई, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने गहरी सांस ली और सीधे पूजा मंडप में जाकर बैठ गई। पूजा का मंडप अब पूरी तरह भर चुका था। कू कू करती शंख की आवाज़ के बीच जोड़ियाँ अपनी अपनी जगह ले रही थी। काव्या और सौर एक साथ थे। अगस्त और अदिति एक दूसरे को छेड़ते हुए पास बैठे थे और वीर ने बिना किसी संकोच के अपनी जगह मोना के ठीक बगल में बना ली। एक तरफ जहां सब खुश थे, वहीं नैरा सबकी जोड़ियों को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाई, काश आज कुणाल भी यहाँ होता। सब अपने अपने पार्टनर के साथ है, बस मैं ही अधूरी हूँ। पर कोई नहीं, वह दिन दूर नहीं जब मैं और कुणाल भी दुनिया के सामने एक साथ होंगे। तभी सीढ़ियों पर आहट हुई और सबकी नज़रें ऊपर उठ गई। मृत्युंजय और नैना एक साथ नीचे उतर रहे थे। दोनों का तालमेल आज देखने लायक था। दोनों ने एक ही रंग और थीम के कपड़े पहने थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने उन्हें एक दूसरे के साँचे में ही ढाला हो। उनकी केमिस्ट्री पूरे हॉल में एक अलग ही चमक बिखेर रही थी। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर ने मोना के कलेजे पर छुरियां चला दी। जैसे उसने मृत्युंजय को नैना के साथ उस हक से उतरते देखा, उसकी आंखें नम होने लगी। 18 साल का इंतजार, वो अधूरा वादा एक बार फिर जख्म बनकर उभर आया। उससे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी का दर्द भी। मोना का चेहरा उतरता देख और उसकी आंखों में आंसुओं की परत जमते देख वीर से रहा नहीं गया। उसने धीरे से मंडप के नीचे ही मोना की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। मोना को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने झटके से अपने आंसू पोंछे और गुस्से भरी नज़रों से वीर को घूरा, जैसे पूछ रही हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। पर वीर मुस्कुराते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, इतना गुस्सा मत करो,
मैं बस एक दोस्त के नाते तुम्हें सांत्वना दे रहा हूँ। इट्स ओके। कभी कभी जो हमें अपना लगता है वो हमारा होता नहीं। खुद को संभालो, सब देख रहे हैं। वीर की उस आवाज़ में जो सुकून था, उसने मोना के जलते हुए दिल पर ठंडे पानी की तरह काम किया। उसने अपनी नज़रें झुका ली, पर इस बार उसने वीर का हाथ अपनी कलाई से हटाया नहीं। मंत्रों की मधुर गूंज के बीच नैना और मृत्युंजय अपने आसन पर विराजमान हो गए। पंडित जी ने उनके हाथों में गंगा जल और पुष्प अर्पित किए। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, दुनिया का सारा सुर थम गया। एक मौन स्वीकृति थी, एक गहरा एहसास था। दोनों ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें मूंद ली। नैना ने मन ही मन गहराई से पुकारा, हे भगवान, आज हम दोनों एक साथ यहाँ बैठे हैं। बस यही वरदान मांगती हूँ कि हमारी ये जोड़ी कभी न टूटे। मिस्टर रनावत की ढाल बनकर मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ। जो इंसाफ 20 साल पहले अधूरा रह गया था, इस बार वो जरूर पूरा हो। उन्हें वो सारी हिम्मत देना जो इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए ज़रूरी है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने मिस्टर रनावत के साथ जीना चाहती हूँ। वही मृत्युंजय का चेहरा शांत था, पर उसके अंदर भावनाओं का समंदर उफान मारा था। उसने महाकाल को याद करते हुए मन ही मन कहा, महाकाल, आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी बहन माही के इंसाफ के लिए खड़ा हूँ। 20 साल का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। मेरे डैड पर लगा वो देशद्रोही का कलंक और वो मैजिक फार्मूला, सब सच दुनिया के सामने होगा। और मेरी स्वीट हार्ट, उसे हमेशा खुश रखना। मैं जानता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में मुझे उसे छोड़ना होगा। हकीकत से मैं भाग नहीं सकता। बहुत तकलीफ होगी उसे, पर मेरी विनती है कि उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहीं रघुवंशी विला के एक सन्नाटे भरे कमरे में त्रिशा आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रही थी। उसने अपने शरीर पर वकील का काला कोट पहना। उसके कांपते हाथों में उसके पति सिद्धार्थ कपूर की एक पुरानी तस्वीर थी। त्रिशा की आंखों में आंसू थे, पर इरादे चट्टान की तरह मजबूत। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगाया और बुदबुदाने लगी, सिद्धार्थ, मैंने अपनी ज़िंदगी में हजारों केस लड़े और जीते हैं, पर आज जो केस मैं लड़ने जा रही हूँ, उससे जीतने पर जो सुकून मिलेगा वो दुनिया के किसी दौलत में नहीं है। मैं आज अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जा रही हूँ, अपने ही पिता पृथ्वी रघुवंशी और अपने खानदान के उस झूठे नाम के खिलाफ। त्रिशा ने एक लंबी सांस ली और सिद्धार्थ का तस्वीर देखते हुए बोली, मुझे आशीर्वाद देना सिद्धार्थ कि मैं यह लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ सकूं। अब उस सच के साथ हमारी नैना को भी सच पता चल जाएगा कि वो आपकी और किसकी बेटी है। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता कि मेरी नैना को सच मालूम चल जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मृत्युंजय उसे संभाल लेगा। अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। त्रिशा की आवाज़ यहाँ आकर लड़खड़ा गई। उसने अपनी आंखें मूंदी और वर्तमान का सुर थम गया और वो अपने अतीत में चली गई। दिल्ली के उस ठंडे फार्म हाउस में जैसे वक्त जम गया था। त्रिशा की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र दरवाजे पर खड़ी त्रिशा पर पड़ी, उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी, ना ही कोई बहाना बनाया। उसने बहुत ही सामान्य तरीके से उठकर अपने कपड़े पहने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके साथ जो लड़की थी रोशनी, उसकी आंखों में शर्म और झिझक साफ दिख रही थी। वो खुद को समेटकर वहां से भागना चाहती थी, पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया था। सिद्धार्थ ठंडी और बेरुखी भरी आवाज़ में कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो रोशनी। फिर उसने त्रिशा की ओर मुड़कर ऐसे देखा जैसे वह कोई बिन बुलाई मेहमान हो। वह बोला, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई त्रिशा? खबर कर दी होती तो एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज देता। अब आ ही गई हो तो फ्रेश हो जाओ, हम डिनर पर मिलते हैं। त्रिशा सन खड़ी थी। उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज़ नहीं, बल्कि उसके चरित्र की बेशर्मी गूंज रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए वो अपनी शादी बचाने दिल्ली आई थी, वह इतना गिर चुका है। रोशनी अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। शायद वह त्रिशा के दर्द को महसूस कर पा रही थी, पर सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रोशनी का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया, मानो त्रिशा का वहाँ होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। त्रिशा उसी वीरान कमरे में अकेली खड़ी रह गई।
जहाँ की हवा में अब भी उस बेवफाई की गंध मौजूद थी। रात का सन्नाटा उस फार्म हाउस में और भी गहरा हो गया था। सिद्धार्थ सोफे पर पैर रखकर ऐसे बैठा था जैसे वह कोई विजेता हो। त्रिशा कांपती आवाज में लेकिन सख्त होकर बोली, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सिद्धार्थ के इशारे पर रोशनी बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। त्रिशा ने अपनी आंखों के आंसू सुखाए और सिद्धार्थ की आंखों में देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर मैं यह सब बात अपने पिता को बताऊंगी तो वो मुझे ही समझौता करने को कहेंगे। उन्हें अपनी झूठी इज्जत प्यारी है, चाहे उनकी बेटी इस आग में जलकर राख हो जाए, और इसी मजबूरी का तुम फायदा उठा रहे हो। सिद्धार्थ हिकारत भरी मुस्कान के साथ कहा, देखो त्रिशा, हमारी शादी एक सौदा थी, हम दोनों जानते हैं। तुम 20 साल की बच्ची हो और मैं 30 साल का मर्द। मुझे तुम जैसी इमैच्योर लड़की नहीं चाहिए थी। तुम्हारा सपना वकील बनने का था, लेकिन तुमने खुद को घर में कैद कर लिया। तुम मेरा सिर खा जाती हो। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो मुझे समझ सके, मुझे हर सुख दे सके। उसने एक क्रू कस लिया और त्रिशा के चेहरे के करीब आकर बोला, तुम्हारे पास क्या है? ना तुम बिस्तर पर सुख दे सकती हो और ना ही मुझे बाप बनने का सुख दे सकती हो। तुम बांझ हो त्रिशा। अब रोशनी को देखो, वह न केवल खूबसूरत है बल्कि वह मुझे वह देने वाली है जो तुम कभी नहीं दे सकी। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सिद्धार्थ के ये शब्द त्रिशा के सीने में खंजर की तरह आर पार हो गए। वह बांझ शब्द सुनते ही भीतर तक टूट गई। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। जिस ममता के लिए वह तरस रही थी, जो कमी उसे रात भर सोने नहीं देती थी, उसी का मजाक उसके पति ने एक गैर औरत के सामने उड़ाया था। त्रिशा सिसकते पूछी, तो ये सब पहले से तय था? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सिद्धार्थ ने कहा, सोचना क्या है, तुम यहाँ रानी बनकर रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे प्यार या वफादारी की उम्मीद मत रखना। मैं रोशनी को नहीं छोड़ने वाला। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया और त्रिशा उसी अंधेरे में अपनी किस्मत पर रोती रह गई कि अचानक रोशनी ने त्रिशा के पैरों के पास बैठकर अपना सिर झुका लिया। रोशनी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए त्रिशा जी, मैं यह सब कभी नहीं चाहती थी। मैं उस दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसे समाज गंदा समझता है। मैं धंधा करती थी। त्रिशा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि रघुवंशी खानदान का दामाद और भोपाल के बड़े घर का बेटा एक वेश्या के प्यार में पागल था। रोशनी सिसकते हुए बोली, सिद्धार्थ वहाँ अक्सर आया करते थे। उन्होंने मुझे दूसरे मर्दों की तरह नहीं देखा। उन्होंने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया और मुझे उस नर्क से बाहर निकाला। मुझे पता था कि वो शादीशुदा हैं, पर मैं स्वार्थी हो गई। उनके प्यार ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं आपका घर उजाड़ती चली गई। पर यकीन मानिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का कभी नहीं था। त्रिशा खामोश रही। उसके दिमाग में सिद्धार्थ की वो बातें गूंज रही थी कि त्रिशा उसे सुख नहीं दे सकी। उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ने रोशनी का इस्तेमाल अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए किया था। रोशनी ने कहा, 1 हफ्ते पहले ही पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं चाहकर भी उन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। और सिद्धार्थ, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे यह बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं इसे सिद्धार्थ को सौंप कर आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं आपका हक आपको वापस दे दूंगी। त्रिशा ने रोशनी की तरफ देखा। उसे उस पर गुस्सा तो आ रहा था, पर कहीं न कहीं एक औरत होने के नाते वो रोशनी की बेबसी को देख पा रही थी। रोशनी सिद्धार्थ के प्यार के जाल में वैसे ही फंसी थी जैसे त्रिशा अपने पिता के झूठे इज्जत के जाल में। उसने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर एक कड़वी मगर ठहराव भरी मुस्कान आई। वह धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है रोशनी। जिस रिश्ते में कभी रूह थी ही नहीं, उसके टूटने का सुख क्या मनाना। जब नींव ही खोखली थी तो महल गिरने का गम कैसा। मैं यहीं रुकूंगी, इसी फार्म हाउस में, तब तक जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। रोशनी को यकीन नहीं हुआ कि जिस औरत का उसने घर उजाड़ा वही उसके लिए खड़ी हो रही थी। वह सुन्न होकर त्रिशा को देखती रही।
अगले ही पल उसकी आंखों से बांध टूट गया और वह त्रिशा के गले लग गई। वह किसी छोटी बच्ची की तरह फुट फुट कर त्रिशा के सीने से लगकर रोने लगी। त्रिशा ने भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। वहीं दूर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा सिद्धार्थ इस पूरे मंजर को देख रहा था। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों में ना तो पहले जैसी बेशर्मी थी और ना ही कोई सातिर नफरत। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मीठी और सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ यही चाहता था कि ये दोनों औरतें एक दूसरे के करीब आ जाए। जैसे ही रोशनी कमरे में आई, सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक और राहत थी। वह बोला, थैंक यू रोशनी, थैंक यू वेरी मच। जैसा मैंने सोचा था त्रिशा ने बिल्कुल वैसा ही किया। रोशनी गहरी सांस लेते हुए बोली, सिद्धार्थ थैंक यू मुझे नहीं, आपको और त्रिशा मैम को कहना चाहिए। आपने अपनी बीवी का दिल कितनी बेदर्दी से दुखाया, उन्हें बांझ कहा, उन्हें नीचा दिखाया, जबकि सच तो यह है कि आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। सिद्धार्थ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर अंधेरे को देखने लगा। उसकी आवाज़ में एक भारीपन था। वह बोला, हाँ रोशनी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही हमारी शादी एक समझौता थी, पर त्रिशा ने जिस तरह मुझे और मेरे घर को अपनाया, उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसने मेरे लिए अपना कैरियर, अपना वकील बनने का सपना तक छोड़ दिया। यह बात मुझे अंदर ही अंदर काटती थी। उसने मुड़कर रोशनी की तरफ देखा और बोला, जब हमें पता चला कि त्रिशा कभी मां नहीं बन सकती तो वो अंदर से मर गई थी। घर वालों का दबाव और समाज के ताने उसे खून की तरह खा रहे थे। वो खुद को गुनहगार समझने लगी थी। मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने यह सारा खेल रचा। मैंने खुद को उसकी नज़रों में गिरा लिया ताकि वह मुझसे नफरत करे और खुद को कोसना बंद करे। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, मैं चाहता था कि वो यहाँ आए और अपनी आंखों से सब देखे। इस बच्चे के जन्म के बाद जब मैं यह बच्चा त्रिशा की गोद में डालूंगा तो दुनिया का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कोई उसे बांझ नहीं कहेगा, उसे माँ बनने का सुख मिलेगा और मुझे अपनी त्रिशा की खोई हुई मुस्कान वापस मिल जाएगी। बस कुछ महीनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। रोशनी ने सिद्धार्थ की ओर सहानुभूति से देखा और धीरे से कहा, आप चाहते तो सच बता सकते थे सिद्धार्थ, यह तो और भी अच्छी बात होती। आपको उनके मन में अपने लिए इतनी नफरत नहीं भरनी पड़ती। सिद्धार्थ ने एक फीकी मुस्कान के साथ खिड़की की ओर देखा और कहा, अगर मैं उसे सच बता देता रोशनी, तो वह इस बच्चे को कभी दिल से नहीं अपना पाती। वह रघुवंशी खून है, ऊपर से कितनी भी नरम दिखे, अंदर से उसका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। अगर उसे पता होता कि यह सब एक प्लान है तो उसे जीवन भर अपने बांझ होने की कमी महसूस होती रहती। वह इस बच्चे में हमेशा अपनी हार देखती। उसने अपनी आंखें मूंद ली और भारी आवाज़ में बोला, लेकिन जब वह इस बच्चे को देखेगी तो उसे अपनी कमी याद नहीं आएगी, उसे सिर्फ मेरी बेवफाई याद रहेगी। औरत सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने मर्द की बेवफाई नहीं भूल सकती। वह इस बच्चे को अपनाएगी ताकि वह मेरी गलती को सुधार सके, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि वह मुझसे बेहतर इंसान है। उसकी ममता उसकी नफरत पर जीत जाएगी और यही मैं चाहता हूँ। रोशनी की आंखों में सिद्धार्थ के लिए सम्मान और बढ़ गया। वह मुस्कुराकर बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं सिद्धार्थ, बहुत ही अच्छे। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर रोशनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस उस नर्क में कभी नहीं भेजूंगा। मैं अपनी त्रिशा को जानता हूँ, वह अब तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं देगी। अब तुम आराम करो, मैं उसके पास जाता हूँ। वह अब तक सो चुकी होगी, बस कुछ देर उसके पास बैठूंगा, उसे देखूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। सिद्धार्थ दबे पांव उस कमरे में गया जहाँ त्रिशा रोते रोते सो चुकी थी। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को सिद्धार्थ ने बहुत धीरे से पीछे किया और उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर त्रिशा के गाल पर गिरा। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। उन 9 महीने में फार्म हाउस की दीवारों ने एक अनोखा रिश्ता पनपते देखा। त्रिशा जो रोशनी को अपनी सौतन समझकर नफरत करना चाहती थी, अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी। उसने रोशनी को अपनी छोटी बहन मान लिया था। वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। हॉस्पिटल के लेबर वार्ड के बाहर सन्नाटा था, जिसे अचानक एक नन्ही और सुरीली किलकारी ने तोड़ दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आकर कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है।
खुशी के इस आवेग में त्रिशा सब कुछ भूल गई। उसने ना अपनी करवाहट याद रखी, ना सिद्धार्थ की बेवफाई। वह दौड़ कर सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ के लिए यह पल स्वर्ग जैसा था। 9 महीने बाद उसकी त्रिशा ने उसे छुआ था। उसका मन किया कि वह उसे अपनी बाहों में भींच ले, पर उसने खुद को काबू में रखा। वह जानता था कि यह खुशियाँ अभी कच्ची है। फार्म हाउस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। नन्ही नैना के नन्हे कदमों का पद चिन्ह लिया गया। त्रिशा ने खुद आरती उतारी और अपनी जान से प्यारी उस बच्ची की नज़र उतारी। सिद्धार्थ और रोशनी की आंखों में त्रिशा के प्रति सम्मान और प्यार और बढ़ गया। नैना अभी सिर्फ 6 दिन की थी। पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। रोशनी और सिद्धार्थ अपनी जान से प्यारी बेटी के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े और खिलौने खरीदने बाजार निकले थे। जाते वक्त सिद्धार्थ ने त्रिशा की ओर देखकर एक ऐसी मुस्कान दी थी जिससे वो कह रहा हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। त्रिशा घर पर नैना को पालने में झूला झुला रही थी। तभी फार्म हाउस की लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। उसने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठाया। शायद उसे लगा कि सिद्धार्थ का फ़ोन होगा, यह पूछने के लिए कि नैना सोई या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने त्रिशा की दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों, रंजिशे इश्क अब अपनी आखिरी पड़ाव पर है। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।